Hello and welcome back this class. In previous lecture or in previous few lectures we have started discussing about economic activities and its features in detail. Economic activities are those activities which are related to money. ऐसी एक्टिविटी जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? यस. तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के पहले दो एग्जांपल्स यानी बिजनेस और प्रोफेशंस को डीपली पढ़ लिया है, अच्छे से स्टडी कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी now we are going to start with the third activity or the third example of economic activity, that is employment. रोजगार, नौकरी करना is employment. Employment is nothing but रोजगार, ठीक है, या फिर नौकरी करना, उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ठीक, चलो. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार. ठीक है, यानी ही नौकरी करना. ठीक है, यानी ही जॉब करना. क्लियर बात? यस सर. तो वन पर्सन अपॉइंट अनदर पर्सन टू डू अ जॉब. जब एक आदमी दूसरे आदमी को अपॉइंट करता है फॉर डूइंग सम जॉब, फॉर डूइंग सम वर्क, तब कहा जाता है कि उसे एम्प्लॉयमेंट में रखा गया है, रोजगार पे रखा गया है, जॉब पे रखा है. जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपॉइंट करेगा या फिर एक कंपनी किसी इंसान को अपॉइंट करती है फॉर डूइंग सम वर्क, उसे क्या कहा जाता है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यानी जॉब कहा जाता है. क्लियर बात? यस सर. जो पर्सन दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है, उसको कहा जाता है एम्प्लॉयर. अगर मैं राजू नाम के किसी इंसान को अपने ऑफिस में काम करने के लिए रखता हूं, अपॉइंट करता हूं, तो मुझे कहा जाएगा एम्प्लॉयर. मुझे क्या कहा जाएगा? एम्प्लॉयर. और जिस पर्सन को मैंने अपॉइंट किया है काम करने के लिए, यानी राजू, हमारे एग्जांपल में उसका नाम है राजू, तो राजू को कहा जाएगा एम्प्लॉय. राजू को क्या कहा जाएगा? एम्प्लॉय. तो जो पर्सन काम देता है वो एम्प्लॉयर है, जिस पर्सन को काम के लिए अपॉइंट किया जाता है वो एम्प्लॉय है. वो कौन है? एम्प्लॉय. पर्सन हु असाइंस द वर्क, जो काम देता है, द पर्सन हु असाइंस द वर्क इज नोन एज एम्प्लॉयर. द पर्सन टू हुम द वर्क इज गिवन, और द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द वर्क, उसे कहा जाता है एम्प्लॉय. गेटिंग इट? यस सर. आपने एग्जाम्पल दिया था कि आपने राजू को रखा, तो आप एम्प्लॉयर हुए और राजू एम्प्लॉय हुआ. हाँ बिल्कुल सर. पर सर राजू क्यों आपके ऑफिस में आके काम करेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी है बाबू भैया. राजू हमारे ऑफिस में आके क्यों काम करेगा? क्योंकि राजू को क्या मिलेगा? धन, दौलत, पैसा, इनकम मिलेगी राजू को. ठीक है? यस सर. ठीक. तो रेम्यूनरेशन के लिए यानी पैसों के लिए कौन काम करेगा? राजू हमारे लिए काम करेगा. क्लियर बात? यस सर. सर तो एक बात बताइए, अगर आपने राजू को रखा है तो राजू की सैलरी कितनी होगी? राजू कौन सा काम करेगा, कितने देर काम करेगा, या फिर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस राजू पे लगेंगे यानी एम्प्लॉय पे लगेंगे, ये कब डिसाइड होगा? ये पहले ही डिसाइड हो जाएगा. जब राजू हमारे यहाँ काम करने आएगा, उससे पहले ही हम राजू को कितना सैलरी यानी कितना रेम्यूनरेशन देने वाले हैं, वो कितने देर काम करेगा, कौन सा काम करेगा, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके पास पावर कितनी होगी, उसका रिस्ट्रिक्शन कितना होगा, ये सारी की सारी बातें हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे. इसलिए लास्ट पॉइंट पे लिखा है रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर अग्रीड बाय बोथ ऑफ देम प्रीवियसली. पहले ही वो दोनों क्या कर लेंगे? सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे. क्लियर? यस सर. आगे बढ़ते हैं विद द फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, विद द फीचर ऑफ रोजगार, विद द फीचर ऑफ जॉब. ठीक. फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन. किसी भी पर्सन को एज एन एम्प्लॉय अगर किसी जगह पे अपॉइंट होना है या फिर किसी भी पर्सन को एज एन एम्प्लॉय अगर कहीं काम करना है, तो उसके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए. उसके पास क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन. टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ मी, अगर मुझे गंधेश कॉमर्स क्लासेस में पढ़ाना है या फिर किसी भी पर्सन को अगर गंधेश कॉमर्स क्लासेस में पढ़ाना है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो. क्या हो? कॉमर्स ग्रेजुएट. उसको बेसिक कॉमर्स का नॉलेज तो हो,
कॉमर्स की एक दो डिग्रियां तो हो उनके पास, यस और नो। बड़ी बड़ी चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री नहीं रही तो भी चलेगा, पर एटलीस्ट फॉर्मल एजुकेशन तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ उस फील्ड में कुछ ना कुछ नॉलेज तो उसे होना ही चाहिए। तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट में रखना है, यानी आप किसी के ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहते हो, तो यू मस्ट हैव एन क्वालिफिकेशन, यू मस्ट हैव एन क्वालिफिकेशन। आप में से कई बहुत से लोगों के भैया, मम्मी, पापा, भाभी, दीदी ऐसे कोई ना कोई किसी आईटी कंपनी में या फिर कोई और ऑफिस में काम करते होंगे। क्यों उन्हें उस ऑफिस में काम करने मिल रहा है? क्योंकि उनके पास एक सर्टन क्वालिफिकेशन है। अगेन एन एग्जांपल, मेरे भैया परसिस्टेंट में काम करते हैं, मेरे एक बड़े भैया हैं, वो परसिस्टेंट सिस्टम्स में काम करते हैं आईटी पार्क नागपुर में। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स में मेरे भैया को क्यों रखा है? क्योंकि मेरे भैया के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन है, ठीक, ही इज क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज इंजीनियर। उनके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करने के लिए, मशीन्स पे काम करने का रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड नॉलेज है। गेटिंग इट? यस सर। सो क्वालिफिकेशन इज द मस्ट फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट, जनरली फॉर एवरी जॉब। देखो क्या लिखा है, जनरली फॉर एवरी जॉब सम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, फॉर सम जॉब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, दैट इज टीचिंग। अगर टीचिंग करना है तो आपको, अगर कॉमर्स में टीचिंग करना है, गंदेश का एग्जांपल लेते हैं, अगर टीचिंग में काम करना है, एज अ टीचर काम करना है, तो आपके पास एक सर्टन नॉलेज चाहिए। क्लियर? यस सर। तो अगर आप गंदेश में काम करना चाहते हैं एज एन टीचर, तो आपके पास कम से कम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो आपने कॉमर्स इस फील्ड में की है। क्लियर? यस सर। देन मोटिव, सर हम किसी और के ऑफिस में जाके काम क्यों करेंगे? पैसा। क्यों काम करोगे? सर अर्निंग इनकम, अर्निंग मनी इज द मोटिव। ठीक, यस, द मोटिव इज टू अर्न मनी टू मीट प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स ऑफ योर फैमिली। ठीक, आपका मोटिव क्या है? टू अर्न मनी। और पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि हमें नीड सेटिस्फाई करनी है हमारी और हमारे फैमिली मेंबर्स की। प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स। सर प्राइमरी नीड मतलब जो बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या है? प्राइमरी नीड्स है। सेकेंडरी नीड्स, सर अमेजॉन का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये प्राइमरी नीड नहीं है, ये सेकेंडरी नीड है। ठीक, ये सर पीवीआर जाना है, ये भी क्या है? सेकेंडरी नीड है। सर अम्यूजमेंट पार्क जाना है, ये भी क्या है? सेकेंडरी नीड है। सर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ये भी सेकेंडरी नीड है। तो ये सारी चीजें पैसों से फुलफिल होगी, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। इसलिए आप किसी और के यहाँ जॉब करते हो या फिर एम्प्लॉयमेंट में हो। ठीक, यस। देन देयर इज मॉनिटरी रिटर्न। द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरी रिटर्न। पैसा, हम किसी के यहाँ जॉब करेंगे और बदले में उनसे मंथ के एंड में सैलरी ले लेंगे, यस और नो। महीने भर काम करेंगे और महीने के आखिरी में पैसे ले लेंगे, तो ये मॉनिटरी रिटर्न हुआ। क्या हुआ? मॉनिटरी रिटर्न। हम मैं महीने भर काम करता हूं और उसके बाद महीने के आखिरी में, मंथ के आखिरी में रेम्यूनरेशन यानी सैलरी ले लेता हूं। क्लियर बात? यस। सो दिस इज मॉनिटरी रिटर्न, पैसों के लिए किया जा रहा है। कम ऑन, रीड द पैराग्राफ। एन एम्प्लॉय गेट वेजेस और सैलरीज एज मॉनिटरी रिटर्न्स फॉर द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। महीने भर काम करोगे ना? हाँ। महीने के आखिरी में दुआएं लोगे क्या क्लास? नहीं सर, पैसा लेंगे, मनी लेंगे। क्लियर? यस। एन एम्प्लॉय गेट वेजेस और सैलरी एज अ मॉनिटरी रिटर्न फॉर द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम और हर। दिस रिटर्न्स आर सर्टन। दिस रिटर्न आर सर्टन मतलब दिस रिटर्न्स आर फिक्स्ड। सैलरी जो मिलेगी वो हर महीने डिफरेंट रहेगी क्या? नहीं सर, मैं एक महीने में 60,000 की सैलरी कमाता हूँ, तो मेरे अगले महीने भी 60,000 ही रहेगी, अगले महीने भी 60,000 ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल मेरा कोई प्रमोशन हो जाए, मुझे कोई बोनस मिल जाए, अदरवाइज मेरी सैलरी 60,000 ही रहने वाली है। हाँ या ना? यस सर। दिस वाज एन एग्जाम्पल कि अगर मैं 60,000 कमाता हूँ तो मैं अगले महीने भी 60,000 कमाऊंगा, उसके अगले भी 60,000 ही कमाऊंगा, अनलेस एंड अनटिल मेरा प्रमोशन हो जाए या फिर मुझे बोनस मिल जाए। क्लियर बात? यस सर। द रिटर्न्स, दैट इज द मनी और द सैलरी और द वेजेस और द रेम्यूनरेशन यू आर गेटिंग इज सर्टन, मतलब फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। ऐसा होता क्या कि आपके पापा जिस ऑफिस में काम करते हैं वो ऑफिस वाले एक महीने में 1,00,000 रुपए देते हैं, अगले महीने में 10,000 ही रुपए देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, वो फिक्स्ड रहता है, पहले ही डिसाइड हो जाता है इंटरव्यू के टाइम, जॉब ज्वाइन करने के टाइम, और वो फिक्स रहता है। क्लियर? यस।
तो दिस रिटर्न्स आर सर्टन एज एम्प्लॉइज आर पेड एज पर दी प्री डिटरमाइंड टर्म्स, एज पर दी प्री डिटरमाइंड टर्म्स, यानी जो पहले ही इंटरव्यू के टाइम पे बात हो गई थी उस के तौर पे आपको क्या दिया जाता है, पेमेंट किया जाता है। क्लियर? यस सर। देन कैपिटल, कैपिटल ये वाला पॉइंट हमने प्रोफेशन में पढ़ा था। प्रोफेशन में हमें कैपिटल इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद का ऑफिस शुरू करना चाहते हैं, खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, हम खुद का ऑफिस या खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या लगता है, कैपिटल लगता है। क्लियर? यस सर। पर अब आप सोच के देखिए क्लास, अब आप सोच के देखिए कि आप किसी और के ऑफिस में काम कर रहे हो, तो क्या वो ऑफिस की बिल्डिंग आपने अपने पैसों से बनाई? नहीं सर। क्या वहाँ पे जो फर्नीचर है वो आपने लगवाया? नहीं सर। वहाँ पे जो एसी है, जो कंप्यूटर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो आपने लगाया? नहीं सर। वो तो जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयर, उन्होंने ही लगवा के दिया है या फिर उन्होंने पूरा सेटअप किया है। तो आपको कुछ कैपिटल, आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी क्या बिजनेस सेट वगैरह करने के लिए? नहीं सर। हमें तो बस जाके काम करना है और मंथ के एंड में सैलरी ले लेनी, तो हमें अपने जेब से कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। सो देर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट, देर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट। नौकरी करनी है ना, तो जो नौकरी दे रहा है दैट इज एम्प्लॉयर, वो सब सेट करेगा, हम थोड़ी ना करेंगे। हम तो बस जाएंगे ऑफिस में, काम करेंगे और वापस घर आ जाएंगे, ठीक, और मंथ के एंड में सैलरी ले लेंगे। क्लियर? यस सर। देखो क्या लिखा है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड बाय एन एम्प्लॉय। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा कैपिटल कौन लगाएगा? एम्प्लॉयर लगाएगा, यानी मालिक लगाएगा। क्लियर? Yes. Then the third and then the fourth one is code of conduct. Rather, the fifth one is code of conduct. So, what do you mean by code of conduct? Code of conduct is nothing but rules and regulations. Code of conduct is nothing but rules and regulations. अगर आप किसी के ऑफिस में एज एन एम्प्लॉयमेंट में हो, एज एन एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉयमेंट में काम करते हो, तो आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है कि हर ऑफिस के अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट यानी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। हाँ सर। कोई ऑफिस बोलता है कि 8 बजे आ जाना है, कोई ऑफिस बोलता है कि 10 बजे तक आ सकते हैं, ठीक, तो अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। किसी ऑफिस में ड्रेस कोड हो सकता है, किसी ऑफिस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट इज नथिंग बट द टर्म्स एंड कंडीशंस, द रूल्स एंड रेगुलेशंस which an employee has to follow. Clear? Yes. Code of conduct, every employee has to follow rules and regulations mentioned by his employees, ठीक है। हमारे मालिक ने, हमें जिसने अपॉइंट किया है, हमारे एम्प्लॉयर ने, ठीक है, सॉरी मैंने मेंशन बाय हिज एम्प्लॉय बोल दिया, मेंशन बाय हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर ने जो बताया है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़े। हमारे मालिक ने जो हमें हुक्म, जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक। यस, दिस रूल्स आर अग्रीड बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट। जब आपका इंटरव्यू होता है और जब आपको बताया जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने से पहले या काम शुरू करने से पहले आपको पूरा कोड ऑफ कंडक्ट यानी पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानकारी दे दी जाती है, ताकि बाद में कोई गिले शिकवे ना हो, ठीक है। तो पहले ही आपको पूरा कोड ऑफ कंडक्ट यानी पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिया जाएगा कि काम क्या है, कितने बजे आना है, ड्रेस कोड कैसा होगा, ऑफिस का वर्किंग कंडीशन कैसा है, क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशंस है, ये सारी बात आपको पहले बता दी जाएगी। क्लियर? सो दिस वाज कोड ऑफ कंडक्ट। Second is non-transferability. Sorry, the sixth one is non-transferability और the next one is non-transferability. अगर आप किसी के ऑफिस में काम करते हो तो आपके बॉस ने यानी आपके एम्प्लॉयर ने आपको अपॉइंट किया है, एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, तो आप अपना जॉब किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप अपना जॉब किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब एम्प्लॉयमेंट इज नॉन ट्रांसफरेबल, एम्प्लॉयमेंट इज नॉन ट्रांसफरेबल। टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ माय ब्रदर हु इज वर्किंग इन परसिस्टेंट सिस्टम्स नागपुर, क्या मैं मेरे भैया को बोल सकता हूँ, भैया बहुत हो गया, आज आपकी तबीयत खराब है, आपकी जगह मैं जाऊंगा, और क्या वो मेरे को बोल सकते कि यार तू चले जाना आज मेरे जगह पे ऑफिस, सॉफ्टवेयर ही तो करना है ना।
परसिस्टेंट सिस्टम्स ने किसको अपॉइंट किया है एज एन एम्प्लॉय? मेरे भैया को। तो मैं जा सकता हूँ क्या? सर बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक है, इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। जस्ट इमेजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बाजीराव सिंघम को एज एन एम्प्लॉय, एज एन पुलिस ऑफिसर, एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट किया, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाजीराव सिंघम को एज एन पुलिस ऑफिसर क्या किया है? अपॉइंट किया। तो क्या बाजीराव सिंघम मुझे बोल सकता है कि प्रवीण सर आज एक दिन के लिए आप ऑफिसर बन गए? नहीं नहीं, इट्स नॉट ट्रांसफरेबल, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या मैं पुलिस का काम कर सकता हूँ? जब तक मुझे गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी तब तक नहीं कर सकता। मतलब बाजीराव सिंघम प्रवेश सर को अपना पुलिस का काम सौंप नहीं सकते। क्लियर? सो इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, यू कैन नॉट ट्रांसफर इट, यू कैन नॉट ट्रांसफर इट, क्योंकि जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है वो ही एलिजिबल है वो काम करने के लिए, ठीक। यस, देखो क्या लिखा है, एवरी एम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे अपॉइंट किया है गंधेश में, तो गंधेश क्लासेस और मेरे बीच में, गंधेश कॉमर्स क्लासेस और मेरे बीच में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि प्रवेश सर ओसीएम पढ़ाएंगे। तो प्रवेश सर ओसीएम पढ़ाने की जिम्मेदारी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने मन से। क्लियर? yes, so every employment, every job is an independent individual and independent contract which cannot be transferred, which cannot be transferred from one person to another, which cannot be transferred from one person to another. Clear? yes, तो आप किसी और को अपना जॉब, अपना काम नहीं दे सकते, अपना रोजगार किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर? नेचर ऑफ वर्क, सर काम कैसा होगा एम्प्लॉयमेंट, वो तो डिपेंड करता है। सर नेचर ऑफ वर्क मतलब कि काम कैसा होगा ऑफिस में या फिर एम्प्लॉयमेंट में, काम कैसा होगा वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, और वो डिपेंड करता है कि वो ऑफिस, वो फैक्ट्री, वो बिजनेस कौन सा काम करते हैं। अगर वो आईटी फर्म है तो सॉफ्टवेयर्स और मशीन से रिलेटेड काम होगा। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, अगर वो बैंकिंग का फर्म है, तो वहाँ पे फिर पैसों से रिलेटेड काम होगा, फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा। अगर वो गंधेश जैसा कोई इंस्टीट्यूट है तो फिर टीचिंग से रिलेटेड काम होगा। यस और नो? यस। अगर वो आर्मी वाला काम है तो फिर वॉर पे जाने का, बॉर्डर की सिक्योरिटी का काम होगा। यस और नो? यस। तो नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करते हो या फिर आप जहाँ काम पे जा रहे हो वहाँ पे वो कंपनी का नेचर क्या है, ठीक है। अगर आईटी फर्म होगी तो सॉफ्टवेयर का काम होगा, बैंकिंग होगी तो फिर फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा। गेटिंग इट? यस। तो नेचर ऑफ वर्क विल डिपेंड अपॉन दी जॉब, विल चेंज फ्रॉम जॉब टू जॉब, ठीक ठीक। देखो क्या लिखा है, नेचर ऑफ वर्क डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ जॉब, जैसा जॉब वैसा काम, जैसा जॉब वैसा काम। क्लियर? यस सर। सो दिस वाज फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो वी हैव स्टडीड दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी जो तीन सबसे बड़े एग्जाम्पल्स है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, उसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है और उनके फीचर्स भी देख लिए। In next video we are going to start with objectives of business. We are going to start with the objectives of business. तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेगुलर प्रोडक्शन और परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड अक्वायरिंग वेल्थ थ्रू द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और वापस से वो फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Until then, good day class, bye bye.